Hello guys, welcome back to our channel. As George welcomes you all. Today is class 8, lesson number 8, cell structures and functions. This is very important chapter, but it was in part 1. So let's begin with the chapter. Okay, so this is a special request video from one of our students. ठीक है, तो don't worry, we'll begin with it. Let's begin with the MCQs. Which of the following is able to change its shape? अब shape मतलब क्या? Shape मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर फिजिकली बोल सकते हैं ना, तो वो है अमीबा और white blood cell. Both A and B will come in the options. Who act as the control center of the activities of the cell? Nucleus acts as a control center. What did रॉबर्ट हुक डिस्कवर? अब रॉबर्ट हुक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनकी वजह से आज हमको सेल का जो गिफ्ट है, जो सेल के बारे में हम इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, वो किसकी वजह से जानते हैं? रॉबर्ट हुक की वजह से जानते हैं. ठीक है. विच ऑर्गेनली इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? अब प्लांट्स जो है आपको सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस की वजह से वो खाना बनाते हैं, तो वो कौन मदद करता है फोटोसिंथेसिस करने में? तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है जो उनको मदद करता है खाना बनाने में. ठीक है. What is the basic structural unit of the living organism? तो basic structure unit कौन सा होता है? वो होता है हमारा cell. ठीक है. Which of the following is the largest animal cell? Egg of an ostrich. Ostrich का अंडा अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो. सबसे बड़ा एग होता है. ठीक है, ऑस्ट्रिच का. Which of the following is are प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स मतलब जो खुद से काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन आल्गे हैं. ठीक है, ये एक प्रोकैरियोट्स है. हु गिव्स द शेप एंड द रिजिडिटी टू द सेल? सेल वॉल जो होता है ना, जैसे आपकी बॉडी को जो स्किन होता है ना, आपको मोटा है ना पतला होना है, वो शेप देता है ना, वैसे जो सेल वॉल होता है ना, वो सेल को शेप देता है, रिजिडिटी देता है. विच एनिमल सेल इज द लॉन्ग ब्रांच्ड सेल? मतलब जो सबसे लंबा वाला सेल कौन सा है? वो हमारा नर्व सेल है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? अब एनिमल में कौन सा नहीं होता है? तो एनिमल एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जो ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं ना, वो एनिमल के अंदर नहीं होता है. विच सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस? अब व्हाट्सएप का काम कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? वो है नर्व सेल करता है. कौन करता है? नर्व सेल करता है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो वो होता है जीन. जीन बोले तो जीन्स, जो हमारी पेरेंट्स के अंदर से हमारी बॉडी के अंदर आता है. कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत गोरा होता है, किसी की आंखें ब्लू होती है, किसी की आंखें ग्रीन होती है, तो वो जीन्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में आते हैं. ठीक है. अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 वो है फिल इन द ब्लैंक्स. सब लोगों को बहुत पसंद होती है, मेरे को पता है फिल इन द ब्लैंक्स सबको बहुत पसंद होती है. प्लीज़ सब लोग थोड़ा हैंड राइटिंग इग्नोर करना. थोड़ा ये जल्दी जल्दी में आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो हैंड राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़. तो क्या है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स? साइंटिस्ट डैश डिस्कवर्ड द ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ द कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. तो रॉबर्ट हुक जो थे, जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कवर किया, तो उन्होंने ही पहले स्लाइस को ऑब्जर्व किया था मैग्नीफाइंग लेंस के अंदर. वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनकी वजह से आज हमको सेल का गिफ्ट है. डैश फैसिलेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड इन अमीबा. अब अमीबा में एक ही सेल होता है जो उसको सब काम करने में मदद करता है, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो उसका नाम है सूडोपोडिया. सूडोपोडिया. ठीक है. डैश नर्व सेल कंडक्ट्स. अब नर्व सेल क्या करता है? तो नर्व सेल नर्व इम्पल्स कंडक्ट करता है. बिल्कुल आसान सा आंसर है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. सब लोग जो मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना हमारी बॉडी में, उनको बोलते हैं टिश्यू. ठीक है. ब्लू ग्रीन आल्गे इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक. तो जो ब्लू ग्रीन आल्गे है ना, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं. वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं उनको. क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द लीफ इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, तो और क्या कर सकते हैं? एक ही चीज कर सकते हैं ना, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मतलब खुद की मदद से अपना खाना बनाना और खाना खाना. ठीक है. डैश इज द जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द
न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, उसके लिए मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए जो साइटोप्लाज्म को देखना है। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करके रखता है, ठीक है, कभी कभी। फिर ये है हमारे आंसर इन वन वर्ड, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट द सेल सरफेस ऑफ अमीबा कॉल्ड। अब अमीबा को प्रोटेक्ट करके रखना, खाना खाना, खाना लेना, एक्सक्रीशन करना, ये सब कौन करता है? तो ये सब अमीबा सूडोपोडिया की मदद से करता है। किसकी मदद से? सूडोपोडिया की मदद से करता है, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार लोग पूछते रहते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर टोटल दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल होता है और दूसरा रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल होता है जो इंसान को मतलब खाने पीने में मजबूत रखता है, और जो वाइट ब्लड सेल होता है ना हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी के जो डिसीजेस होते हैं ना उससे फाइट करने में मदद करता है, ठीक है। तो जो उसका रेड ब्लड सेल उसका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव डिस्क, ये एक शेप का नाम है, ठीक है। What is the spherical structure located in the center of the cell called? अब सेल होता है तो सेल के सेंटर में एक चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें, ठीक है। What is the living substance of the cell called? अब सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। What is the green colored plastid called? अब ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। Who controls the transfer of heredity characteristics features from parents to offspring? ये मैंने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी था, लास्ट सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में था। तो ये हमारे इसमें भी आंसर इन वन वर्ड में कि भाई हमारे जो बॉडी में जो ट्रांसफर होता है, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में आता है, जैसे हेयर ग्रोथ बहुत सारा होता है किसी का, किसी की आइज ग्रीन होती है, तो ये किसकी वजह से आता है? जीन्स की वजह से आता है। किसकी वजह से? जीन्स की वजह से आता है। ओके, नाउ वी हैव द ट्रू और फॉल्स। मसल सेल्स आर ब्रांच सेल, बिल्कुल गलत बात है, वो ब्रांच सेल्ड कभी नहीं होती है, ठीक है। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन, नहीं, उसको तो सेल बोलते हैं, अभी अभी तो हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद अमीबा हैज इररेगुलर शेप, यस सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, अमीबा का एक इररेगुलर शेप होता है, वो चाहे उसका शेप लेते रहता है। फिर अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अरे ये तो हमको पता ही है भाई, तो आंसर तो ट्रू ही आएगा। द मसल सेल्फ हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल गलत, गलत आंसर है, तो फॉल्स आएगा। द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ द एनिमल और द प्लांट सेल, हाँ भाई ये तो भाई सही बात लग रही है, सही बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन regulates the movement of the substances both inward and outward of the cell, न false answer है ये तो भाई। several plastids are scattered in the cytoplasms of the leaf called transdecentia, अरे भाई ये तो क्या ही बात कर दी, सही बात कर दी यार, तो इसका आंसर है हमारा ट्रू, ठीक है। सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी ना? बिल्कुल आ रही होगी, क्यों नहीं आएगी सर, आप बताते ही इतना अच्छा हो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तारीफ नहीं करो इतनी, ठीक है। तो अभी ये आंसर है वन वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंसेस में हमको आंसर लिखना है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट डज एन ऑर्गेनिजम्स विद द बिलियंस ऑफ सेल बिगिन इट्स लाइफ, जैसे आप होते हो ना, तो आप इतने बड़े हो चुके हो, ठीक है, अभी 8th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो 8th स्टैंडर्ड में आए तो आपने आपकी लाइफ कौन सी स्टैंडर्ड से चालू की थी पढ़ाई की? जूनियर केजी से की थी ना। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा होता है, जब हमारी बॉडी ग्रोथ होती है ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में सिंगल सेल होता है, कितना होता है? सिंगल सेल, एग सेल होता है जिसको बोलते हैं एग सेल, और वो एग सेल के बाद मल्टीप्लाई हो के और उसके बाद जब लास्ट में हमारा बॉडी हो जाता है बिलियंस ऑफ सेल से बना हो जाता है, किससे? बिलियंस, और बिलियंस मतलब आपको पता होगा कितना ज़्यादा होता है, एक 1 मिलियन ही 10 लाख होता है, तो बिलियन ऑलमोस्ट 100 करोड़ होता है, कितना? 100 करोड़, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर 1 बिलियन से भी ज़्यादा सेल बने हुए हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ cell begins life as a single cell which is a fertilized egg, सही बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से चालू करता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग या सिंगल सेल बोलो, ठीक है। फिर स्टेट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर
ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में उसका एग्जाम्पल चाहिए तो वो है एमीबा एंड पैरामेशियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर वेयर आर द क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल? क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड। क्रोमोसोम्स कहाँ पे मिलते हैं? तो वो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। और वो तभी दिखेंगे जब सेल का डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। स्टेट द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल, मतलब हमारे जीन्स को कैरी करना हमारी बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। विच सेल्यूलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कीप ऑन चेंजिंग द शेप? अमीबा इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप। अब वो ऑर्गेनिज्म का स्पेलिंग गलत है, सही कर देना, ठीक है। बच्चे होशियार ऐसे तो कर देंगे। When do pseudopodia appear in amoeba? These are the projections appear and disappear in amoeba as the amoeba moves or feeds. जब जब अमीबा खाता रहता है और अमीबा घूमता रहता है तब जाके हमारे ये दो स्ट्रक्चर दिखते हैं। दो मतलब सिंगल स्ट्रक्चर ही दिखता है। कौन सा? सूडोपोडिया। स्टेट द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन। मैंने आपको कहा था कि नहीं कहा था कि भाई ये वन वर्ड में भी है और क्वेश्चन आंसर में है। तो रेड ब्लड सेल का सबको याद होगा, उसका शेप कौन सा होता है? वो होता है बाइकॉन्केव डिस्क का शेप होता है। कौन सा? बाइकॉन्केव डिस्क का होता है, ठीक है। फिर व्हाट इज द टिश्यू? तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड दैट फंक्शंस टुगेदर। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में था भाई। हु इज द ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट फंक्शंस दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? तो वो आएगा टिश्यू, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल? सब चीज़ों का एक बेसिक कंपोनेंट होता है, मतलब छोटे से छोटी चीज़। तो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। दो जने हैं, ठीक है इसमें। अगेंस्ट विच फैक्टर डज द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल? तो सेल वॉल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एडवर्स कंडीशन सच एज ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एक्सेट्रा। अब सेल वॉल होता है तो वो क्या काम करता है? प्लांट को क्या करता है? प्लांट तो बेचारा एक जगह खड़ा रहता है, तो उसको कोई भी हैरान करने आए या कुछ भी करने आए तो उसको या समझो ज़्यादा विंड पड़ गई या ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई या ज़्यादा धूप पड़ गई तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? सेल वॉल प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर उसके बाद क्या है? विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल? द न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप को पता ही हुआ कवर होता है, तो एनवेलप क्या होता है? वो उसको सेपरेट करता है। किससे? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। तो द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल। By whom are the parental characters transferred to their offsprings? अब ये तो मेरे बच्चों को पता ही होगा यार, इतनी छोटी सी चीज़ है, मैंने 3-4 बार बताई है। तो क्रोमोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सही बात है सर, सही बात है, तालियां हो जाए भाई इस बात पे। चलो चलो आगे चले। विच स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स? अरे अभी तो सर आपने बताया क्रोमोसोम्स। अरे हाँ भैया, आपको पता चल गया, आप होशियार लोग हो। सही है सही है। तो क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। व्हाट टाइप ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द बैक्टीरियल सेल? तो बैक्टीरियल सेल, अरे भाई सर ये तो सर आसान सा हलवा सा आंसर है सर। प्रोकैरियोट्स ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द बैक्टीरियल सेल। हु प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स? अब हरा हरा कलर कौन देता है लीव्स को? अरे सर ये तो हमको पता है सर, क्लोरोप्लास्ट, और जिसकी मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है सर। अरे हाँ बच्चों, हाँ चलो। तो क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ओके नाउ चलें आगे, चलें, डरोगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं ना? चलो ठीक है, चलते हैं भाई, बोल ही रहे हो तो चलते हैं। अब इसमें क्या है? मेक अ स्केच ऑफ अ ह्यूमन नर्व सेल्स एंड व्हाट फंक्शन डू ह्यूमन नर्व सेल परफॉर्म। अब ये आपको दिख रहा होगा। अब एक्चुअली बनाना तो मुझे थोड़ा टाइम कम था, इसके लिए मैंने बनाया नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कितना मस्त बेहतरीन सा नर्व सेल ढूंढ के निकाला है मैंने, हमारे बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म से निकाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नर्व सेल आपको बनाना है, आसान है बहुत। कभी टाइम निकाल के आपके लिए हम नर्व सेल का भी वीडियो डालेंगे, कैसे बनाते हैं। 2-3 डायग्राम हमारे 8th स्टैंडर्ड की बुक में से निकाल के उसकी वीडियो बनाएंगे, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 1st 2nd स्टैंडर्ड वाले, डायग्राम दिखेंगे उनको, ठीक है। अब ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर,
डायग्राम हो गया। अब ये 2 मार्क में पूछा है तो 1 मार्क का तो हमने डायग्राम बना दिया, अब 1 मार्क के इसके फंक्शन भी तो लिखने पड़ेंगे ना। आपको देख रहा होगा डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस जो सेल के बीच में होता है, फिर ये सेल बॉडी है, एक्सॉन है जो सेल को जॉइंट करके रखता है, फिर स्कैवन सेल है, फिर मेलिन सीथ है, फिर नोड ऑफ द रेनवीर है, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स है। इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हैं। 0.25 मार्क्स का एक लेबलिंग होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब नर्व सेल का फंक्शन क्या है, टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो आपका ब्रेन है ना, सबके पास होगा, मेरे को तो पता है ब्रेन ऐसे तो सबके पास होगा, अब नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। तो जो ब्रेन है ना, उसके अंदर जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है ना, वो होता है हमारा नर्व सेल होता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या लिखा है, कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कभी खाना खाना है, कभी सूसू करना है, कभी पॉटी करनी है, कभी सोना है, कभी पढ़ना है, तो ये सब हमारा कौन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, हमारा मैनेजर है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो है हमारा नर्व सेल, ठीक है। अब लिखा है एक्सप्लेन, ओह माय गॉड, एक्सप्लेन, अरे क्या एक्सप्लेन करे भाई, वो तो बताओ। तो एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म क्या थोड़ा बड़ा वर्ड है, थोड़ा अच्छा वर्ड है, तो साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब ये हो गई साइटोप्लाज्म की बात। अब न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, मेरे को पता है आप लोगों को ये राइटिंग बहुत गंदी लग रही होगी, पर प्लीज़ इग्नोर करना, जस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, स्फीयरिकल एंड लोकेटेड इनटू द सेंटर ऑफ द सेल। जो सेल के सेंटर में होता है ना, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। द स्ट्रक्चर इंक्लूड इन द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियॉन्स और क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा। हो गया काम खत्म भाई, सर हो गया, हमको भी लर्न हो गया सर। अरे क्यों नहीं होगा, इतना आसान सा आंसर है कि भाई क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और भी उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं भाई, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, वैक्यूल्स है, प्लास्टिड्स है, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है। अब न्यूक्लियस ऑफ द सेल क्या है कि भाई वो एक हमारे सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। अब वो क्या काम करता है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है भाई, सेल को मेंटेन करके रखता है। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है भाई, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको मेरी बात तो समझ में आ ही रही है, तो फिर क्या ही बात है, क्या ही दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो, मेक अ स्केच ऑफ द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल एंड लेबल देम। अब मेहनत करके प्लांट सेल तो बना दिया था, पर एनिमल सेल के लिए हमारे दया लेनी पड़ी किसी की। सब नाम वाम लिखे हुए हैं, आपको बनाना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं, ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये प्लांट सेल और एनिमल सेल है। तो इस साल ही आप लोग ध्यान से पढ़ो, तो अगले साल आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो आप अगले साल आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर इतनी टेंशन और मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम जो पढ़ते हैं उसका ध्यान से पढ़ें, उसका याद रखें बस, ठीक है। फिर व्हाट इज वैक्यूल, स्टेट द डिफरेंस इन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ इट। तो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल मतलब क्या होता है, वैक्यूल मतलब खाली जगह। खाली जगह पूरा जो बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स होता है, खाली जगह। तो वैक्यूल भी खाली जगह होती है, ठीक है। तो पर उसको थोड़ा भाषा में बोलना पड़ता है, इंग्लिश में। तो वैक्यूल इज द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स आर द कॉमन इन प्लांट एंड जनरली कुड बी सिंगल सेल एंड बिग इन इट। वैक्यूल्स आर मच स्मॉलर इन एनिमल सेल। अब वैक्यूल क्या होते हैं, वो प्लांट के अंदर भी होते हैं, एनिमल के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल क्या, कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं। पर वैक्यूल जो एनिमल सेल के अंदर होते हैं ना, वो प्लांट के कंपेयर में छोटे होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर वैक्यूल्स बड़े होते हैं और एनिमल सेल के अंदर छोटे होते हैं। हो गया बात पूरी, काम खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद 5 नंबर, वाई क्लोरोप्लास्ट आर
फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल, एक्सप्लेन इट। तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स आप सबको पता है, जो खुद की मेहनत से खाना बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते, हमारी मम्मी की मेहनत से हम खाना बना हुआ खा जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशन, for the main pores it is the photosynthesis. It occurs in the presence of the chlorophyll. Chlorophyll pigment is in the chloroplast. So chloroplast found only in प्लांट सेल। अब ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर क्यों होता है, तो भाई मैं बता दूं कि प्लांट एक स्वयं आत्मनिर्भर इंसान है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, वैसे हमारे प्लांट सेल एक आत्मनिर्भर है। तो वो आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको क्या चाहिए, तो वो आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको चाहिए एक सेल चाहिए जो उनको खुद से खाना बना के दे सके, मतलब खुद से खाना बनाने में मदद करे। तो वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वो खुद से खाना बनाने में इनको मदद करते हैं। तो वो होते भी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है। तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसकी वजह से वो लोग खाना बना सकते हैं। और हम तो बड़े जानवर लोग हैं, एनिमल्स हैं हम लोग, तो वो प्लांट सेल हमें प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हम हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि हम ऑलवेज किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरे वाह भाई वाह वाह सर वाह। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर में, अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? अरे हाँ भाई बता रहा हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, ठीक है। अरे वाह सर वाह सर वाह। यूनिसेलुलर मतलब एक, सबका मालिक एक, जैसे साईं बाबा बोलता था ना सबका मालिक एक, वैसे ही हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उस सबका मालिक एक ही है। तो उसमें सब कुछ एक ही जना करता है। जैसे अमीबा है ना, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सब काम खाना पीना, बाहर निकलना, उसको हजम करना, हजम करने का वापस से बाहर निकाल देना। तो ये सारे काम कौन करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक ही सेल करता है। किसके अंदर? अमीबा के अंदर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। फिर ये है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। अरे वाह भाई वाह। एग्जाम्पल्स ह्यूमन्स एंड द अदर एनिमल्स। सही बात है सर, सही बात है। देखो ह्यूमन की स्पेलिंग हमारे कलाकार सर ने कैसी लिखी? HAMEN। बोलो भाई बोलो, HUMAN ह्यूमन होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिसके अंदर सब फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल होती है। जैसे इसका बहुत मस्त एग्जांपल दे दूँ ना, तो जैसे हम साधारण लोग हैं, ठीक है, हम सब, तो हमारे घर में काम करने के लिए सिर्फ हमारी मम्मी होती है, हमारी माता श्री जिसको बोलते हैं। तो उसमें मम्मी खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, बर्तन भी धोती है। मेरे को पता है आप लोग सब मदद करते हो आपकी मम्मी की, पर कभी कभी तो बेचारी अकेली करती रहती है। तो हमारे घर में क्या है भाई, हम यूनिसेल्युलर है, सब काम करने के लिए एक ही जना है। और जैसे रिच फैमिली होती है तो उसमें क्या होता है, खाना बनाने के लिए एक, कपड़े धोने के लिए एक, झाड़ू मारने के लिए एक, कपड़े बर्तन धोने के लिए एक, रोटी बनाने के लिए अलग, सब्जी बनाने के लिए अलग। तो उनके अंदर बहुत सारी काम वालियाँ होती है, तो उसको बोलते हैं एक मल्टी सेल्यूलर, मतलब सब काम करने के लिए अलग अलग काम वालियाँ होती है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा है, जो बहुत कम लोग होते हैं जिनमें मल्टी सेल्यूलर होते हैं। बाकी तो जैसे प्लांट है, ये सब क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड देयर फंक्शंस इन अमीबा। अब ये कैसा ही नाम है यार सर, कैसा नाम बोलते रहते हो यार आप पूरे दिन, ये सूडोपोडिया पुडिया ये क्या है ये सर? तो बताता हूँ मैं सूडोपोडिया क्या होता है। तो सूडोपोडिया है ना, अमीबा देखा है आपने सबने? अमीबा नहीं देखा होगा ना, तो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है, अमीबा और पैरामेशियम आजू बाजू में दिए हुए हैं। तो वो जो अमीबा है ना, तो अमीबा के अंदर एक सेल है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। और वो सूडोपोडिया अमीबा को बहुत सारी काम में मदद करता है। तो वो क्या क्या काम में मदद करता है मैं बताता हूँ। तो अमीबा इज एन एनिमल सेल हैविंग इरेगुलर शेप। अमीबा का शेप आपको पता है, वो कुछ ना कुछ कांड करते रहता है, अपना शेप बदलते रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग शेप ड्यूरिंग दिस द प्रोजेक्शंस ऑफ वेयरिंग लेंस प्रोट्रूड आउट ऑफ द इट्स बॉडी। दैट इज हाउ द सूडोपोडिया इज परफॉर्म। सूडोपोडिया फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इट कैप्चरिंग द फूड। अभी क्या होता है कि भाई जो अमीबा है ना, अमीबा के अंदर एक सूडोपोडिया हमारा डॉन है, और वो सूडोपोडिया क्या करता है, जैसे आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपका दोस्त बचा लेता है, ठीक है। तो अमीबा के अंदर भी ऐसा है कि भाई वो कुछ भी गलत काम करता है, जैसे समझो उसके सामने कोई उसका शिकार पड़ा है, ठीक है, तो उसको कैप्चर कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा। अब कैप्चर तो कर दिया, कैप्चर कर लेने के बाद बचेगा कौन, उसका शेप बड़ा हो जाएगा ना, तो शेप बड़ा करने का काम
वो सूडोपोडिया करता है। अब वो सूडोपोडिया क्या करता है, उसको शेप बड़ा कर देता है और वापस से उसका शेप छोटा भी कर देता है, उसका शेप छोटा भी कर लेता है। जब वो खाना खा लेता है ना तो उसका शेप वापस से छोटा भी हो जाता है। अब ये छोटा बड़ा बड़ा छोटा करने का काम करता है हमारा सूडोपोडिया। कैसा ही नाम रखा है नहीं, अरे रे वाह, बेहतरीन नाम है, चलेगा। हमको क्या, हमको तो पढ़ाई करने से मतलब है ना, सही है। फिर क्या है हमारा, एक्सप्लेन, गिव एक्सप्लेनेशन ऑन द टाइप्स ऑफ द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट न्यूक्लियस। अब दो टाइप के सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। अरे सर पता है, सर पता है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सर वो भी पता है, सर वो भी पता है, तो क्या नहीं पता है सर आपको। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, तो द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इट, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गे। अरे वाह सर वाह, वाह सर वाह। तो प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, मतलब ढीला ढाला होता है, आप लोगों की तरह। आप लोग भी कैसे ढीले ढाले हो, किसी में जोश ही नहीं यार, पढ़ाई करने का कोई जोश दिखाओ, कमेंट वमेंट करके दिखाओ, पूरे चैनल को हिला डालो, एक ही दिन में फेमस कर दो, तो देखूं आप लोगों में दम है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रोकैरियोटिक भी, अभी तक तो आप लोग भी प्रोकैरियोटिक के सेल को हिला, अरे चैनल को हिला दो यार, ठीक है। तो हमारे प्रोकैरियोटिक भी कैसे हैं कि भाई एकदम कमज़ोर, लुबड़े, मतलब धीरे धीरे काम करने वाले, तो उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अगर चैनल को आप हिला देते हो तो आप बन जाओगे यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक कैसे है, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच separates the nucleus from the cytoplasm. Various cells, organelles such as mitochondria, Golgi bodies, plastids, etc. present in the cytoplasm. अब cytoplasm उनके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ह्यूमन है, और फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फिर रेडिस्क में लिया है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, हैन दिया हुआ है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हमारे कैसा है कि भाई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी यूकैरियोटिक आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि उनकी सेल क्या होती है, मस्त एकदम डेवलप्ड, एकदम तैयार वैयार होती है, और वही आपको मदद करती है कुछ भी खाना बनाने में, निकालने में, हजम करने में। अलग अलग टाइप की सेल होती है, तो उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो आप लोग भी अगर मेरे चैनल बैलेंस को एकदम तगड़ा कर दो तो मैं मानूं कि आप लोग भी यूकैरियोट्स हो। अभी तक तो सब प्रोकैरियोटिक बन के बैठे हो, ठीक है। अब साइंटिफिक रीजन देखो, आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, आप भी कुछ करो यार हमारे लिए, ठीक है। करोगे कि नहीं, हाँ पता है ज़रूर करोगे, ठीक है। तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गिव साइंटिफिक रीजन, क्यों नहीं सर, आप बैठे हो तो क्यों नहीं देंगे। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग मैटर दैट इज केपेबल ऑफ फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। मोदी जी बोलते हैं ना, सब आत्मनिर्भर बनो, खुद का काम खुद करो, वैसे हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, सेल जो है, ये भी ऐसा है कि वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है और हमको खुद से काम करने में मदद करते हैं। वो इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद करते हैं और हमारी बॉडी चलते रहती है। अ सिंगल सेल कैन बी कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स इन इटसेल्फ एज इन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। और किसी में तो क्या होता है भाई, सिंगल सेल होते हैं, वही पूरा काम कर लेते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जैसे हमारा अमीबा है, बेचारा अकेला सूडोपोडिया की मदद से इतने बड़े बड़े काम कर देता है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और प्रोटोजोआ है, ठीक है। फिर अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैप्चर्स, डाइजेस्ट, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस। बोलो भाई बोलो, बेचारा एक ही जना है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है बोलो, खाना खाने का, हजम करने का, सांस लेने का, बाहर निकलने का, बड़ा होने का, ये बेचारा इतना सारा काम हमारा एक ही सेल करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। पर ऐसा नहीं है भाई, सिमिलर फंक्शंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर मतलब हम लोग, आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ द स्पेशलाइज्ड cells organized into tissues and organs such as higher plants and animals have such type of cells and hence this are called the basic structure unit of the living organisms। और हमारे जो इंसान है उसमें तो सब कुछ अलग अलग, खाना बनाने के लिए अलग, रोटी पकाने के लिए अलग, सब्जी बनाने के लिए अलग, फिर सब कुछ। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मेरी भावनाओं को आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई क्या मैं बताना चाहता हूँ,
दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो बेचारे कमज़ोर लोग हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे फंक्शन करने वाले हैं, ठीक है। फिर ऑफस्प्रिंग्स आर रिसेंबल्स देयर पेरेंट्स बाय कैरेक्टर्स। अब ऑफस्प्रिंग बोले तो क्या, अब ऑफस्प्रिंग बोले तो आप लोग, आप अपने पप्पा अम्मी के बच्चे हो ना, तो आप अपने पप्पा अम्मी के ऑफस्प्रिंग्स हो। सर ये क्या बोल दिया आपने, बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ठीक है, रुक जाओ। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑन द ट्रायड्स, ऑन ऑफ द ट्रायड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स आइदर थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर ये कैसे कैसे बोल रहे हो सर आप, अरे रुक तो जाओ मेरे गुरु लोग। द ऑफस्प्रिंग सेल or organisms acquire the genetic informations of their parents. An example of the heredity is the likelihood that you will have blue eyes in the trait if the trait is already in the parental generation. The suggestion of the chromosomes and their alleles into the daughter cell will allow the daughter cells to exhibit some characteristics common to that of their parents. सर बदला ले रहे हो क्या, इतना सारा एक साथ पढ़ते हो? नहीं सर, सुनो बच्चों, सुनो मेरी बात सुनो। अब ये क्या बोलना चाहते हैं कि भाई ऑफस्प्रिंग्स जो है वो अपने पेरेंट्स जैसे कैसे होते हैं। तो पेरेंट्स जैसे ऐसे होते हैं कि भाई जब हमारे जो जीन्स होते हैं, जो कभी कभी हमारे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, आप पढ़ने वाले हो लेसन नंबर 9 में। तो ये जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक सेल होता है जो जनरेट होता है, ठीक है। वो सेल दूसरी बॉडी में जाता है और वहाँ पे वो फंक्शन करता है और एग फर्टिलाइज करता है और ग्रोथ करता है, ठीक है। तो वो जो सेल दूसरी बॉडी में गया है ना, तो वो सेल अपने साथ कुछ चीज़ें ले जाता है, वो सेल अपने साथ कोई चीज़ें ले जाता है, और वो जो चीज़ें ले जा रहा होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है भाई, लंबी हाइट रखनी है, छोटी हाइट रखनी है, ब्लू आइज रखनी है कि ब्लैक आइज रखनी है, या ऑरेंज कलर की आइज रखनी है, और मोटा करना है, पतला करना है, क्या क्या करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारा वो सेल ले जा रहा होता है दूसरी बॉडी के अंदर। और वो जैसे ही वहाँ पे जाके ग्रोथ होता है ना, तो वो ग्रोथ होने के बाद बाहर निकल जाता है और फिर वो इस दुनिया में आता है। और वो इस दुनिया में आता है ना, तब वो जो होता है ना, वो दिखता है कैसा, अपने पेरेंट्स जैसा। क्यों अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है? क्योंकि जो सेल जो गया था ना दूसरी बॉडी में, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके गया था, और वो इन्फॉर्मेशन जब बाहर इस दुनिया में आई ना, तो वो दोनों सेम टू सेम हुई, कुछ मिसमैच हुआ नहीं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हमको इनपुट करनी पड़ती है दूसरी बॉडी के अंदर, तब जाके जब वो इन्फॉर्मेशन जब बाहर आती है तब वो सेम टू सेम होती है, ठीक है। अब ये बहुत लेसन का एंड आना शुरू हो गया है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। आपने सबको प्लांट देखा होगा और सब लोगों ने एनिमल देखा होगा, पर सेल किसी ने नहीं देखा है, मेरे को पता है किसी ने नहीं देखा है। अभी आप बहुत छोटे हो सेल देखने के लिए, आपको शायद अगले साल या उसके अगले साल आपको ले जाएंगे लैब के अंदर, तब आप देखना सेल बहुत अच्छे से। तो प्लांट सेल, तो इट हैज़ अ सेल वॉल, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन इट। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और उसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। फिर एनिमल सेल में क्या होता है, इट डज नॉट हैव सेल वॉल, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन इट। वाह सर वाह, वाह सर वाह, क्या ही आसान आपने बना के दिया है, नहीं सही है। फिर क्या लिखा है, वन कैरी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन इट। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल के अंदर मच स्मॉलर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट। वाह सर, वाह सर, थैंक यू सर। अरे भाई बहुत अच्छी बात है। देखो ये बहुत आसान है, पढ़ने के लिए बहुत आसान है। आप लोग चाहो तो ये बहुत आसानी से जल्दी जल्दी पढ़ के इसको लर्न कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसका मैंने आपको इतना अच्छा क्वेश्चन आंसर भी समझाया, तो आप खुद भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसमें जो लिखा है वही लिखना है। मैंने आपको वहाँ पे समझाया था, वही चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं पहले। देयर सेल्स डोंट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अरे वाह सर, वाह सर, आपने बताया सर, आपका एग्जाम्पल याद है सर, हम लोग भी यूकैरियोटिक बनने के लिए तैयार है, बताया था ना मैं आपको। अगर आप यूकैरियोटिक हो तो चैनल को तगड़ा कर दो, ठीक है, एकदम फैला दो पूरी दुनिया में। और अगर प्रोकैरियोटिक हो तो ऐसे ही खाली वीडियो देखो, अपनी बुक में लिखो बात पूरी। अगर यूकैरियोटिक हो तो कुछ करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या है, देयर सेल्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अरे वाह सर वाह। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक में क्या है, देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्लोजिंग,
ठीक है, ये हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन। फिर ये सबसे हार्ड टॉपिक इस बुक का, मैच द फॉलोइंग, जो आप लोग बिल्कुल आसानी से खुद ही करोगे, पर मैंने फिर भी आपके लिए करके रखा है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। फिर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो वो क्या होता है, देखो भाई क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होता है। फिर क्रोमोसोम्स हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट, सर ये तो आप बताओ सर, अरे क्या सर बताओ, फोटोसिंथेसिस करने के लिए काम आता है और क्या, ठीक है। मैचिंग भी खत्म हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आंसर है हमारी टेक्स्ट बुक का। सर वर्कबुक पढ़ा रहे हो, हाँ भैया चलो अच्छा है, सबका ध्यान है। फिर ये डिस्कस करने के बाद हम करेंगे हमारे चैप्टर का द एंड। हाउ आर द टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड इन एनिमल्स। तो टिश्यू इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ द सेल परफॉर्मिंग a specific functions, and organ is made up of cells up of the different tissues which in turn are made up of the cells. A system is organized by a group of and organs are made up of tissues. Thus in the organisms, cells, tissues, organs. फिर system level organizations are formed. सर ये आंसर थोड़ा समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों सर? अब ये बता दूं कि भाई ये छोटा सा एक आंसर है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई हाउ आर टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होते हैं, तो टिश्यूज क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल बना के बनते हैं एक टिश्यूज। और टिश्यू बहुत सारे टिश्यू है, उससे बनता है हमारा ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स बोले तो हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, ये सब हमारे छोटे छोटे टिश्यूज मिला के बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। बस यही कहना चाहते हैं कि भाई सेल्स से क्या बनता है, छोटे छोटे सेल्स। अब सेल्स क्या करते हैं, सेल्स छोटे छोटे सेल्स मिला के बनाते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज मिला के बनता है ऑर्गन्स, और ऑर्गन से हमारा बढ़ता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पूरी बॉडी। और यहाँ पे हम करते हैं लेसन नंबर 8 का दी एंड। और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल की एकदम प्रो कैरियोटिक नहीं यू कैरियोटिक बन के पूरे चैनल की धजिया उड़ा दो और पूरे चैनल को एकदम फेमस कर दो, ठीक है। और भी आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताना, आपकी सारी कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और आपकी सारी डिमांड को पूरी की जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद एस जॉर्ज लव्स यू ऑल, बाय बाय।